जिसमें ओवरीज का या अंडेदानी का कैंसर है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर है, जिसमें आपके किसी रिलेटिव को बच्चेदानी का कैंसर हो गया था, वजाइना का कैंसर हो गया था, वल्वा का कैंसर हो गया था, तो आपको फिर गोल्ड स्टैंडर्ड आपके लिए जो ये है कि आप 140 प्लस वालों को तो हर सूरत ये डीएनसी या एंडोमेट्रियल बायोप्सी इसकी तरफ ज़रूर जाना चाहिए। बायोप्सी लेने का मकसद ये है कि हम अंदाज़ा कर सकें कि एंडोमेट्रियम के साथ मसला क्या चल रहा है, आया ये कैंसर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आपको ब्लीडिंग के मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं तो बाज़ औक़ात आपको डॉक्टर्स डीएनसी या फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी एडवाइस कर देते हैं। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया हमें डीएनसी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो मैं आज आपको डिटेल में गाइड करती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इसके लिए जाना चाहिए कि नहीं। जब ब्लीडिंग जो है हैवी हो, आपकी एज 35 से ऊपर हो, मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसको रिस्पॉन्ड ना कर रही हो, तो आपको एंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। या फिर आप 40 ईयर्स से ऊपर हैं, आपको मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस है, हैवी पीरियड्स हैं, इरेगुलर पीरियड्स हैं, पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग है और इसके साथ साथ एरेटिक ब्लीडिंग है, कोई पैटर्न नहीं है, जब मर्जी पीरियड्स आ जाते हैं, और आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस हम बोलते हैं जो आपकी सॉफ्ट लाइनिंग होती है यूट्रस की, जो हर महीने शेड ऑफ करती है, उसकी थिकनिंग हो गई है, वो थिकन्ड आती है, आपके अल्ट्रासाउंड के ऊपर आया हुआ कि थिकन्ड है। इसके बावजूद कि आप दवाइयाँ ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसके बावजूद कि वो शेड ऑफ हो रही है, आपको हैवी ब्लीडिंग कर रही है, फिर भी वो थिकन्ड आ रही है। तो ऐसे मामलात में यूजुअली सब गायनेकोलॉजिस्ट या इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस ये हैं कि आपको एंडोमेट्रियल बायोप्सी ले लेनी चाहिए या डीएनसी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो सारे एबनॉर्मल ब्लीडिंग के केसेस होते हैं ना, इसमें हमने रूल आउट करना होता है कि कहीं बच्चेदानी का कैंसर तो नहीं है। इसका चांस बहुत हाई नहीं होता, लेकिन चांस देखें, रोड पे गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट का चांस बहुत कोई हाई नहीं होता, लेकिन आप चलाते हमेशा एहतियात से, क्योंकि एक्सीडेंट होने की सूरत में जानलेवा हो सकता है। तो इसी तरह जब कैंसर की बात आती है ना, तो हम डॉक्टर्स हमेशा इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हैं कि इसको एक्सक्लूड ज़रूर कर लेना है, इससे पहले कि हम दबाने की उसको ब्लीडिंग को कोशिश करते रहे और पता चले ये तो कैंसर था, ठीक है। बायोप्सी लेने का मकसद ये है कि हम अंदाज़ा कर सकें कि एंडोमेट्रियम के साथ मसला क्या चल रहा है, आया ये कैंसर है। ऑल्दो ये सिर्फ 4 से 5% औरतों को होता है, 100 में से सिर्फ 4-5 औरतों को होगा, ज़्यादा को नहीं होता। आया ये हार्मोनल अपसेट है या फिर ये हाइपरप्लेसिया है, ठीक है, कैंसर से पहले की एक स्टेज है वो है। 40 प्लस वालों को तो हर सूरत ये डीएनसी या एंडोमेट्रियल बायोप्सी इसकी तरफ ज़रूर जाना चाहिए। हम इसे एंडोमेट्रियल बायोप्सी ही बोलते हैं। मैं लेटर ऑन, आप मेरे साथ रहे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये कैसे कैसे हो सकती है। आप लोगों को यूजुअली डीएनसी ही एडवाइस की जाती है, लेकिन जब आप किसी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उनके पास डिफरेंट वेज होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाती है वो ख़वातीन जिनके मेंसेस बंद हो गए थे, यानी मीनोपॉज आ गया था, और फिर अब जाके उन्हें फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, उनमें भी बायोप्सी कंपल्सरी है टू रूल आउट कि इनको कैंसर तो नहीं है। अगर उसमें ग्रीन सिग्नल आ जाता है, कहते हैं कि ठीक है कैंसर नहीं है, तो फिर आपका डॉक्टर आपको दवाइयाँ दे सकता है। दवाइयों को आप रिस्पॉन्ड करते हैं, वेल एंड गुड, नहीं करते तो फिर आपकी सर्जरी एडवाइस की जाती है। अब आते हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी किन किन तरीक़ों से ली जा सकती हैं, जो कन्वेंशनल है आम तौर पे, जिसमें सब ट्रेन होते हैं। कन्वेंशनल हम बोलते हैं, जो रूटीन है, रूटीन ये है कि लोगों को कहा जाता है कि आप डीएनसी करा लें। डीएनसी में बेसिकली जो सारी थिकन्ड एंडोमेट्रियम है, आपकी सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस है, उसको खुरच लिया जाता है। ये अंडर एनेस्थीसिया होता है, ठीक है, खुरच के निकाल लिया जाता है और इसके साथ उसकी हिस्टोपैथोलॉजी की जाती है, जो हमें बता देती है कि हार्मोनल अपसेट है, हाइपरप्लेसिया है
या फिर ये कैंसर की अलामात में से। ठीक है, इसका जो एक और तरीका है वो ये है कि आप क्लिनिक पे ही जो पाइपल सैम्पलिंग कर सकते हैं। पाइपल एक छोटा लंबा बिल्कुल बारीक कैनुला होता है। इसको हम क्लिनिक सेटिंग पे, जैसे आप क्लिनिक पे आते हैं चेकअप कराने, उसी तरह आएंगे। क्लिनिक सेटिंग में ही बच्चेदानी के मुंह के रास्ते उसका सैंपल लिया जा सकता है। इसमें कोई बेहोशी नहीं दी जाती और अब सैम्पलिंग भी हो जाती है। ठीक है, बेहोशी बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 40+ पे जाके मेडिकल डिसऑर्डर्स भी शुरू हो जाते हैं। और ये है कि आगे अगर डेफिनेटिव कोई सर्जरी करनी है तो 2-2 दफ़ा एनेस्थीसिया का रिस्क लेना भी बहुत मेजर बात है। सो पाइपल इज़ वेरी फेवरेबल। आप पाइपल के थ्रू भी अपनी सैम्पलिंग करा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स की, जिसमें ओवरीज का या अंडेदानी का कैंसर है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर है, जिसमें आपके किसी रिलेटिव को बच्चेदानी का कैंसर हो गया था, वजाइना का कैंसर हो गया था, वल्वा का कैंसर हो गया था, तो आपको फिर गोल्ड स्टैंडर्ड आपके लिए जो ये है कि आप हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड अपनी एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराएं। इसमें बहुत थोड़े लोग ट्रेंड होते हैं और इसमें हम ये करते हैं कि कैमरा डाल के जो बच्चेदानी है उसकी सारी लाइनिंग को पहले ऑब्जर्व करते हैं। इसमें जो एरियाज़ ख़राब नज़र आते हैं, सस्पिशियस नज़र आते हैं, हमें उसकी टारगेटेड बायोप्सी ली जाती है और इसमें मिस कर देने का या डायग्नोसिस को मिस कर देने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। ठीक है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। जिनके अंदर रिस्क है, जो तो लो रिस्क पेशेंट हैं, जिनकी फैमिली में कैंसर की कोई हिस्ट्री नहीं है, वो पाइपल भी करा सकते हैं। जिनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है वो DNC के लिए चले जाएं, लेकिन इसको कराना बहुत मैंडेटरी होता है ताकि फर्दर आपकी मैनेजमेंट प्लान हो सके कि आया आपको दवाइयाँ देनी है या आपकी सर्जरी करनी है। थैंक यू। होपफुली इस सेशन के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में आप जो क्वेश्चन कहेंगे उसका मैं ज़रूर आंसर दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी ऐसे टॉपिक पे जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगी।